है तो सीक्रेट। बहुत बार मैं कैमरे के ऊपर अवॉइड करता हूँ। फैमिली से इंस्ट्रक्शन है कि इसको अवॉइड करो। इंस्पिरेशन की बात है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। फिर मैं कहूंगा मुझे आईफोन चाहिए, आप कहोगे पापा आपने करना क्या है। मैं कहा आप मेरे शौक नहीं पूरे कर पाओगे, मेरी जरूरतें पूरी कर दोगे। बड़ा डिफरेंट इंटरव्यू चल रहा है आज। बहुत मैं चैनल्स पे गया हूँ तो वहाँ पर डिफरेंट स्टोरी होती है। जी आपका बचपन कैसा बीता, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लिया, कभी बाप से डांट तो नहीं पड़ी। आपके तो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पहले जो रिसर्च की है ना, रियली आई सैल्यूट यू जी। मतलब ये है कि मेरा राज कोई राज नहीं रहेगा, है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव ऑन कैमरा विद डॉक्टर अमित माहेश्वरी शो में। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं वो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कोच और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मेंटोर हैं। मैं मिलवाना चाहता हूं आपको हमारे स्पेशल गेस्ट टीएस मदान सर से। मदान सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर अमित महेश्वरी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के। सर, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, हाँ। शायद वो बात बहुत सारे लोग इस बात को एग्री भी करेंगे। जब मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात करते हैं ना, तो जब भी मैं आपको देखता हूँ और आपके नाम को याद करता हूँ तो मुझे महाभारत के भीष्म पितामह याद आते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर मोटिवेशनल इंडस्ट्री में, पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई भीष्म पितामह हैं तो वो टीएस मदान साहब हैं। आप ही को देखकर हम लोग बड़े हुए हैं, आप ही को देखकर हम इंस्पायर हुए हैं और हम लोगों का मतलब मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सबने आपको कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है। और उसके बाद जब वो उस करियर में आए हैं तो वो जानते हैं कि हम भीष्म पितामह से ही गाइडलाइंस लेकर चीज़ों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अमित जी, वाकई इसमें कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा है और आप लोगों का प्यार है। मदान साहब, मैं अपने अनुभव के आधार पर बोलूँ तो पिछले 25-30 साल से मैं आपको लगातार एज अ बिजनेस कोच, एज अ मेंटोर, एज अ स्पीकर बहुत सारी वीडियोस में देख चुका हूँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, इवेंट्स में, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में। तो इस पूरे माहौल में क्या होता है, एक स्पीकर जो होता है ना, वो एक सेलिब्रिटी की तरह होता है। उनको लोग लेने आ रहे हैं, रिसीव करने आ रहे हैं, उनके आने का बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, स्टेज पर बहुत अच्छा वेलकम हो रहा है। और वही स्पीकर जब एक बिजनेस ओनर बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री में आता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, तो वहां पर उनको वो सारी मेहनत करनी पड़ती है। एज अ बिजनेस कोच जी, हम एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पर होते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारा जो प्रारूप है वो थोड़ा बदल जाता है। तो कैसे आप इस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि भाई एज अ सेलिब्रिटी जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की मैंने, और वो जो रुतबा होता है एक सेलिब्रिटी का, उसको कहीं ना कहीं हमें अपने आप से अलग रखना पड़ता है एज अ एंटरप्रेन्योर। देखो अमित, सेलिब्रिटी कभी ना कभी रिटायर होता है। जी। कोई भी इंसान, चाहे वो जॉब कर रहा है, प्रोफेशन में है, बिजनेस में है, रिटायर तो होता है एक दिन। तो रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट ने फिक्स की है 60 साल जी। और फैमिली ने भी 65-70 फिक्स की होती है। जी। तो बच्चे आराम से कह देते हैं कि पापा अब आप बहुत कुछ कर लिया, जी। छोड़ो, अब थोड़ा आराम करो, हम कर रहे हैं ना, हम बैठे हैं ना। जी। तो जब मुझे ये बोला गया ना 60 की उम्र में, तो 2 साल तो मैंने काट लिए खींच खींच के। जी। मैं कहा अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे। कहते हम बैठे हैं। मैं कहा आप मेरे शौक नहीं पूरे कर पाओगे, मेरी जरूरतें पूरी कर दोगे। बहुत प्यारी लाइन है ये कि आप मेरे शौक नहीं पूरे कर पाओगे, जरूरतें पूरी कर फिर पाओगे। मैं कहूंगा मुझे आईफोन चाहिए, जी। आप कहोगे पापा आपने करना क्या है, कहीं जाना तो होता नहीं। ठीक बात है। तो पहला तो ये रीजन था। दूसरा था कि जब बंदा 30 साल के करीब, 40 साल के करीब सीखने में लगते हैं, 20-22 साल की उम्र में बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, जॉब में जाता है, उसके बाद 30-40 साल धिक्के खाता है, नुकसान खाता है, बहुत कुछ करता है, तब जाके सीखता है। जब वो सीख लेता है ना, तो सरकार कहती है अब तू हमारे काम का नहीं है, तो ताश खेल। और बच्चे भी कहते हैं पापा अब चेस खेलो ना, गोल्फ खेल लो ना। जी। यार उम्र तो वो है काम करने की जब सब कुछ सीख चुके हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, मजा तो अब आएगा काम करके। जी। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ताश भी खेलते हो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, वहां पे तो दिमाग लगेगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम कुछ लेगेसी छोड़ जाए यार। अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो बच्चे शान से कहेंगे कि हमारे पापा ने 65 की उम्र में काम शुरू किया था। अगर मैं फेल हो जाता हूं तब भी हमारे बच्चे शान से कहेंगे कि पापा ने 65 की उम्र में ट्राई तो किया। ठीक बात है, क्योंकि हम वो बचपन से स्टोरी सुनते आए हैं कि 53 ईयर की एज पर मैकडी के डायरेक्टर ने काम करना शुरू किया। वो तो स्टोरी रह गई, ठीक है, जिसको हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, सिर्फ किताबों में पढ़ा है या किसी से सुना है। आज हमारे सामने एक ऐसी रियल एग्जाम्पल है जिन्होंने पूरी लाइफ लोगों को इंस्पायर किया, लोगों को ट्रेन किया, उनकी मेंटोरशिप की, और उसके बाद जब उनका रिलैक्स करने का समय आता है, जो लोग कहते हैं कि अब आपका रिलैक्स करने का समय है, रिटायरमेंट का समय है, उन्होंने फिर एक नई इनिंग शुरू की और एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी पूरी। तो मदान साहब, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि
जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे जो टिपिकल टास्क होता है ना, वही सिलेक्शन होता है हम किस इंडस्ट्री में जाएं, और इंडस्ट्री में जाने के बाद हम कौन सा प्रोडक्ट करें, किस प्रोडक्ट की हम ट्रेडिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, होलसेल करें, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, कुछ भी करें, किस प्रोडक्ट में करें। तो जब आप ये सिलेक्शन कर रहे थे तो उसमें आपने ऐसे प्रोडक्ट का चयन किया जो अपने आप में सबसे टिपिकल है, हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मेरा ये प्रश्न है कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है हेल्थ को लेकर, वहां एक मेडिसिन लेने के लिए भी ना डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ऐसे में जब आपने इस इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया तो क्या सोचकर किया और क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, ये मैं चाहता हूं कि मेरे युवा साथियों को जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी आज एक नए बिजनेस का चयन करना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो ये मैसेज हम जरूर चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम इसको जानें। देखो अमित एंड ऑल व्यूअर्स, कि जब हम कोई काम करते हैं ना, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें अच्छा क्या लगता है जी। जो अच्छा लगता है, जो हमारा शौक है जी। जो हमारा पैशन है, अगर हमारा प्रोफेशन बन जाए तो ये समझ लेते हैं कि भी सारी उम्र काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे गाने का शौक है तो मैंने गाने को ही प्रोफेशन बना लिया, तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मैं बिजनेस में आया तो बिजनेस मेरा शौक था, ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस की ट्रेनिंग देता हूं तो मेरा शौक है तभी देता हूं। अब प्रोडक्ट सिलेक्शन की जब बारी आई ना, तो वहां पर एक बहुत है तो सीक्रेट, बहुत बार मैं कैमरे के ऊपर अवॉइड करता हूं, मेरे फैमिली से इंस्ट्रक्शन है कि इसको अवॉइड करो, बट क्योंकि प्रेरणा की बात है, इंस्पिरेशन की बात है, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। पिंकी माय वाइफ जी, उसने अपनी किडनी डोनेट की थी। मैं डोनेशन का वर्ड शायद गलत बोल गया हूं, गिफ्ट की थी ओके, अपने एक कजन को। अच्छा, एट द एज ऑफ अराउंड 59। ओह, कजन की एज भी 59 थी, इसकी भी 59 थी। जो किडनी को डॉक्टर ने उसकी हेल्थ को एनालाइज किया तो उसके एनालिसिस की जो रिपोर्ट दी हमें, उसमें था कि ये किडनी 59 इयर्स एज की लेडी की नहीं हो सकती है, ये 17 इयर्स की गर्ल की किडनी की एज अच्छा, है। ग्रेट। हमने जब उसको पढ़ा तो हमें एक बड़ी तसल्ली सी हुई कि हम पिछले कई सालों से अच्छा खा रहे हैं जी, और आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। जी, हम एलोवेरा जूस, वीट ग्रास जूस, जी, तो आयुर्वेदा के साथ बहुत जुड़े हुए थे हम। तो जो हमने पिछले 25-30 सालों में किया है उसने हमारी सेहत भी अच्छी रखी है, जी, और हमारी अच्छी सेहत होने के कारण किसी और की हम जान बचा पाए हैं। जी, तो मैंने फिर अपने डॉक्टर दोस्तों से सलाह की, मैं कहा यार हम इस मैसेज को लोगों को पहुंचाएं। जी, अब मैसेज क्यों पहुंचाया जाए, कौन ये मैसेज पहुंचाएगा? क्योंकि आप किस इंडस्ट्री से लड़ रहे हो? आप लड़ रहे हो उस इंडस्ट्री से जहां पर अरबों रुपए के पब्लिसिटी बजट हैं। फूड इंडस्ट्री, जंक फूड इंडस्ट्री, लिकर इंडस्ट्री, उसमें अरबों रुपए के बजट हैं, उसके साथ लड़ना आके तो आप बिना पैसे के, बिना इनकम के कैसे लड़ सकते हो? तो मैं कहा यार फिर जिन चीजों के कारण हमारी हेल्थ अच्छी हुई है, जिन चीजों के कारण पिंकी की किडनी 17 इयर्स की हेल्थ ले रही है, व्हाई नॉट इसी का बिजनेस करते हैं। ग्रेट। अगर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो किसी की वाइफ ये नहीं कहेगी कि इस बंदे ने मेरे हस्बैंड की आदतें खराब की हैं। हमारा नाम लिखा जाएगा लोगों की हेल्थ को बढ़िया करने वालों में। जी, ये मेन रीजन था। ग्रेट। यहाँ आपने जो बात बताई ना कि पिंकी मैम की एज 69, हाँ 59 एज पर उन्होंने जब किडनी डोनेट की या गिफ्ट की, तब उनकी जो किडनी का एज था वो 17 ईयर गर्ल के इक्वलेंट था। हाँ। दोस्तों यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उम्र तो है लगभग 60 के आसपास और जो ऑर्गन की एज है वो 15-16 ईयर है। तो जब मैं बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था ना, हाँ। मतलब 96 क्रॉस कर गया था, वैसे 102 भी मैंने क्रॉस किया था। तो जब डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो बॉडी एज है वो 58 है, जबकि उस टाइम में 36 का था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बात समझ में नहीं आई कि 36 मेरी एज है और आप बॉडी एज कह रहे हैं 58, तो ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा दो तरह की एज है, एक एक्चुअल एज और एक बायोलॉजिकल एज। आपने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा घिस दिया है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है या इतना ज़्यादा ठीक तरीके से मेंटेन नहीं किया है कि उसकी बॉडी एज बहुत पुरानी हो गई है। मैंने कहा अब ये कैसे ठीक हो सकती है? उन्होंने कहा जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। गुड। और आज जो मेरी एज 42 है और मेरे जो एक्चुअल बॉडी एज है वो 35-34 के आसपास आती है। एक्सेलेंट। इसीलिए मैं इस बात को यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी एज और बायोलॉजिकल एज दोनों को हम चाहें तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा खाना खाते हैं, कितने अच्छे तरीके से रहते हैं, कितना खुश रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपके प्रश्न में से दो बातें निकली हैं। एक तो आप जानना चाहते थे कि मैंने हेल्थ प्रोडक्ट चुनी क्यों? जी, क्योंकि मैं चाहता था कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो लोगों की भी हेल्थ अच्छी हो। ठीक है। दूसरी बात ये निकली है जो व्यूअर्स को खास ध्यान रखना चाहिए कि किडनी अगर किसी को गिफ्ट की है जी, तो किसी की जान बची है। तो व्हाई नॉट, अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी
भगवान ना करे किसी के परिवार में हो, और अगर हो तो पीछे ना हटना। यहाँ पर एक प्रश्न मेरा और है, आपने मेडिकल इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्ट का सिलेक्शन तो कर लिया, पहली बात कि दूसरे लोग उस पर विश्वास क्यों करें? जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बड़ा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, लोगों के माइंड में वो अपना एक ऐसा जगह बना चुके हैं कि नहीं यही एक असली दवा है, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर सॉल्यूशन है। दूसरा, जब इतना बड़ा विज्ञापन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट की वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, और भारत जैसे देश में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी है। यहाँ पर जब मैंने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्वे किया और आपकी वेबसाइट पर भी देखा, आपके डीलर से भी बातचीत की, तो मुझे पता लगा आपके प्रोडक्ट कंपैरेटिवली बहुत लो कॉस्ट पर है। ऐसा कैसे संभव हो पाया है कि आप लो कॉस्ट पर वही प्रोडक्ट जो ब्रांडेड कंपनी बहुत हाई रेशियो ऑफ मार्जिन पर या हाई सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं, वो आपने कैसे मेंटेन किया, और कैसे आप इस बात को हमारे उन युवाओं को बताएंगे कि आप जो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो आपको भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल अपने बिजनेस में करना चाहिए? मतलब ये है कि मेरा राज कोई राज नहीं रहेगा, है ना? सो राज को राज रहने दो। प्रधान साहब, हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं, हमारा समाज के प्रति, युवाओं के प्रति एक दायित्व बनता है कि हम उनको वो चीज बताएं जिससे सफलता आसानी से हासिल की जा सकती है। देखो, मेरा एक ना बचपन से मानना है कि जो कस्टमर होता है ना, वो बेवकूफ नहीं होता है। आप भी कस्टमर हो, मैं भी कस्टमर हूँ। हर दुकानदार, हर सेल्समैन अपनी प्रोडक्ट के अलावा बाकी हर जगह पर कस्टमर है। जब आप सब्जी लेने जाते हो तो कोई सब्जी वाला आपको बेवकूफ बना सकता है क्या? बिल्कुल है। वो आपको बेवकूफ बना दे और आपको पता ही ना लगे। चलो मान लो एक बार नहीं पता लगा, दूसरी बार लग जाएगा। कोई कपड़ा बेचने वाला, कोई ज्वेलरी बेचने वाला, कुछ भी बेचने वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है, मुझे भी नहीं बना सकता, यानी किसी भी व्यूअर को नहीं बना सकता। अगर हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तो हम कैसे किसी को बना सकते हैं? ठीक बात है। भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं लोगों से भी ज्यादा सियाना हो गया है, लोग बेवकूफ हैं? तो ये मेरा मानना है, कस्टमर बेवकूफ नहीं होता है। अगर हमें दिखाई देता है ना तो वो हमारी बेवकूफी है। पहले हम कोई रेट बढ़ाएं और उसके बाद डिस्काउंट दें, मुझे शुरू से बुरा लगता है। ओके, कस्टमर जानता नहीं इस बात को। कस्टमर को पता है, मैं कई बार देखता पता है ना 70% ऑफ। हाँ, तो जब उसको पता ही है तो फिर हम ड्रामा कर क्यों रहे हैं? ठीक बात। तो मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, जितने भी मेरी वीडियोस हैं, तो मैंने लोगों को यही सिखाया कि यार एक ऐसा रेट रखो जो कम या ज्यादा का वर्ड नहीं है, जो रीजनेबल हो, रीजनेबल प्राइस। और उस प्राइस के बाद ना ही आपको बार्गेनिंग करनी पड़े और ना ही किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े कि प्लीज खरीद लो, प्लीज खरीद लो। पहले कम रख लो ना। और दूसरी चीज है कि जो अगर आप कम मार्जिन पे काम करते हो ना तो आप ज्यादा कमाते हो जी, वॉल्यूम तक पहुंचते, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक बात। तो एक तो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़े जी, एक आपको कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर पैसा नहीं खर्चना पड़ा। महंगा पहले महंगा बनाओ, फिर उसको बेचने के लिए पैसे खर्चो, तो बेटर नहीं है कस्टमर को पैसे दे दो यार। ठीक बात। तो मैंने उस चीज को लिया, ये एक रीजन था कि डिस्काउंट कल्चर मुझे पसंद नहीं है। मेरा एमआरपी और सेलिंग प्राइस सेम है, और जो लोग डिस्काउंट देते हैं ना वो हमारा बिना डिस्काउंट के भी उनसे कम है। ग्रेट, लोगों को पता चल गया। ठीक बात है। ये सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा था कि किसी भी चीज को बेचने के लिए ना जो कॉस्ट इन्वॉल्व है ना, उसमें एक कॉस्ट है इन्फ्लुएंसर की जो करोड़ों रुपए की है। हाँ जी, बिना एंडोर्समेंट के चीज नहीं बिकती है। ठीक बात है। प्रमोशन तो चाहिए ही चाहिए, कम्युनिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। और मेरे केस में इन्फ्लुएंसर के पैसे बचते हैं। यू आर ऑलरेडी अ नेम फेम बेस्ड पर्सनालिटी। तो वो जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है, तो मैं उसी आशीर्वाद का फायदा लेकर कॉस्ट बचाता हूं और वो पैसा कस्टमर को पास कर देता हूं। ग्रेट, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। तो मेरा तो उनसे कहना है कि कुछ ऐसी यूएसपी डेवलप करें कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें, या अपने अंदर वो क्षमताएं डेवलप करें कि आपके कहने से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू करें। बिल्कुल। एक प्रश्न मेरा और है कि जब हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो बहुत इजी होता है, हमारे वेबसाइट के थ्रू या सपोर्टिंग वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। आप ही के बिजनेस का एक दूसरा नेटवर्क भी है जिसमें आपने काफ़ी सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हुए हैं। आज पूरे इंडिया में लगभग मैं बहुत सारे डीलर्स को जानता हूं आपके, जो टीएस मदान के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी, मैंने पूछा आपको कितना मार्जिन मदान साहब देते हैं, क्योंकि एक बिजनेस कोच हूं तो मेरे मन में भी उत्सुकता रहती है कि कौन सी कंपनी, कौन सी इंडस्ट्री किस लेवल ऑफ प्रॉफिट पर काम कर रही है। स्पाई हो इन्वेस्टिगेशन भी आपका आर्ट है। बट मुझे अच्छा लगा अमित जी, क्योंकि जब जिस सीट पे आप बैठे हो ना जी, आप आज इंटरव्यू लेने वाली सीट पे बैठे हो, जहां नॉर्मली आप नहीं होते, है ना, आप इस सीट पे होते हो। और ये रोल मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने कंप्लीट पहले होमवर्क किया है, फिर बात कर रहे हो। मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज डिस्कस कर रहा हूं और अपने चैनल पर लेकर जा रहा हूं, तो कम से कम मुझे हर चीज को टेस्ट एंड ट्रायल करके
अप्रूव्ड कर लेना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट आंसर, दैट मस्ट बी द बेस्ट आंसर। कहीं ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और बड़ा डिफरेंट इंटरव्यू चल रहा है आज। मुझे बहुत बहुत मैं चैनल्स पे गया हूँ तो वहां पर डिफरेंट स्टोरी होती है जी। आपका बचपन कैसा बीता, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लिया, खेले कहाँ पर, कभी बाप से डांट तो नहीं पड़ी। आपके तो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने, बड़ी सीधी सी बात है कि आपने पहले जो रिसर्च की है ना, रियली आई सल्यूट यू जी। अब पूछिए आप क्या पूछ रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें डीलर से मैं बात करता हूँ, हाँ जी, तो जैसे हमारी कंपनी में भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फ्रेंचाइजी होते हैं, तो हम लोग उनको मैक्सिमम मार्जिन देते हैं 40%, 50%, 30%, 35%, और हम कहते हैं कि भाई इतने बड़े लेवल ऑफ प्रॉफिट को हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहे हैं। आपके डीलर से मैंने बात की ना, तो उन्होंने सीधा कहा जी मदान साहब हमें 10% देते हैं। उनका 10% देते हैं, आप 10% में बिजनेस करते कैसे हैं? तो ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि व्हाई योर डीलर आर वर्किंग विद यू एट ए वेरी नॉमिनल मार्जिन, 10% के मार्जिन पर वो कैसे काम कर रहे हैं, या आप क्यों 10% का मार्जिन ऑफर करते हैं जबकि कंपैरेटिवली दूसरी जो कंपनीज है वो ज्यादा प्रॉफिट देती है, 20%, 30%, 50% तक देती हैं? देखो मैं एक बिजनेस फैमिली में पैदा हुआ हूँ। मैंने बिजनेस को पैदा होते ही देखा है जी। यानी मैं पगड़ीधारी हूँ पर अंदर से मैं भी महेश्वरी हूँ। क्या बात है। क्योंकि व्यापार में पैदा हुआ, उसके बाद ट्रेनर बन गया, कोच बन गया, तो और ज्यादा बारीकी में गया। जो कंपनीज 40% देती हैं, 100 रुपए की चीज उन्होंने 100 की MRP है, 60 का दे रहे हैं, तो दुकानदार उस चीज को पढ़ता है। जैसे आपका ये मग है, आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है मेटाज क्लब, इसका आपने 40 रुपए 40% छोड़ दिया, ठीक है, मुझे 40 मिल रहा है जी, और मुझे डर है कि बाजार में दूसरा बंदा 25 छोड़ देगा, वो छोड़े या ना छोड़े, पर मुझे लग रहा है छोड़ देगा। तो उसी डर से मैं भी कस्टमर को कहता हूं कि भाई साहब ये आपको ना 25% डिस्काउंट पे दे दूंगा, क्योंकि मैं सोचता हूं मुझे तो 15 बच ही रहा है यार। ठीक बात है। और अगली बार वो जो पड़ोसी था वो 30 में दे देगा, वो 30 में दे देता है, और कुल मिला के 5 या 10% ही बचता है दुकानदार को जी। इससे ज्यादा बचता ये नहीं है। वास्तविक सत्य है व्यापार में। मेरा हाँ, कितना भी मार्जिन दे दे, जो बेचारा सेलर है ना, वो 5 से 10% से उसके ऊपर ऊपर ले ही नहीं रहता पाता है। अब व्यूअर्स जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं या किसी सेल्स में हैं, इतने कमा रहे होंगे। मेरा पेन ऑयल 100 रुपए में है जी, 100 ml, सबसे सस्ता है, और उस पेन ऑयल के ऊपर अगर मैं 40% दे देता हूं तो 60 का मिला तो दुकानदार 70 में बेचेगा, तो कबाड़ा तो हो गया ना फिर। बिल्कुल ठीक बात है। कस्टमर ने प्राइस भी पे किया और लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी लिया, तो रीजनेबल मार्जिन में आपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बिल्कुल, ताकि रिकमेंडेशन पर वो बिके। तो आपने 10 ही कमाने हैं जी, तो फिर मेरा मार्जिन क्यों खराब कर रहे हो और कस्टमर का इंप्रेशन क्यों खराब कर रहे हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्यों खराब कर रहे हो? कुल मिला के कि जब ज्यादा प्रॉफिट लेंगे तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, वो पुराना कॉम्प्रोमाइज होगा कि भाई तिलों में से तेल निकलता है, कई बार सुनने में आता है। तो बेस्ट है कि दुकानदार खुश है, उसका रात को माल बिकना चाहिए यार, उसको कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। वो 10% 5% में भी खुश है, अच्छा दुकानदार 1% में भी खुश हो जाता है क्योंकि रात को माल बिकता है। आप 40 दे दो, 50 दे दो, 100 दे दो, अगर बिका ही नहीं तो क्या करेगा? इक्विटी को लेकर जब बात करते हैं, किसी ने कहा कि 100% इक्विटी मेरे पास है, उनका तेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपए ही है ना, और 1000 शेयर है, तो इससे अच्छा तो ये बेहतर हो कि चाहे तेरे पास इक्विटी केवल 20% रह जाए पर तेरे शेयर की वैल्यू हजारों लाखों तक पहुंचे। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। बहुत अच्छा आपने बताया सर। तो ये बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है कि अगर आप बिजनेस में डीलरशिप नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ज्यादा मार्जिन देने से कभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपके रिटेलर का या आपके होलसेलर का या आपके डीलर का। फायदा तब होने वाला है जब उनको एक जस्टिफाइड मार्जिन मिले और प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके आप बेहतर प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही शायद आपका एक मैसेज है। बिल्कुल, तो ये बहुत बेहतर बात मुझे भी आज आपसे सीखने को मिली है और इसको मेटास ओवरसीज लिमिटेड में मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। अगला मेरा प्रश्न है कि कई बार क्या होता है, किसी चीज को लेकर हमें कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, तो कन्विंसिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, सर्विसेज अच्छी देते हैं, प्राइस भी जस्टिफाइड है, पर वो कई बार अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते। कैसे कन्विंस किया जा सकता है बेहतर तरीके से डील करने के लिए? देखो, जहां तक रेट की बात है वहां पर मुझे चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों को जस्टिफाई करना पड़ता है कि उनकी चीज महंगी क्यों है, मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है सस्ती क्यों है। आपका क्वेश्चन ही यही था। मेरा क्वेश्चन ही यही है तो कि हाँ? कम कीमत में मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है, मुझे कैसे जस्टिफाई करूं? तो वो जस्टिफाई, उसको तो मैंने जवाब आपको दे ही दिया कि मैं इन्फ्लुएंसर के पैसे नहीं खर्चता हूं, मैं फालतू पैसे नहीं खर्चता हूं, मिडिल मैन को ज्यादा नहीं दे रहा हूं, 10% दे रहा हूं, तो मैंने वो सारे पैसे बचा के चीज को सस्ता कर दिया, चीज को महंगा नहीं किया कि मैं नहीं बचा के रख रहा हूं, मैंने पास कर दिया, अपग्रेड कर दिया और क्वालिटी में नॉमिनल प्रॉफिट जोड़कर कस्टमर के पास तक। अब सेकंड आप जो पूछ रहे हो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि क्वालिटी का कैसे मैं एश्योरेंस दे सकता हूं। मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना, उसके ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर, पैकिंग के ऊपर मेरी फोटो प्रिंटेड है। हाँ जी। मेरा जो लोगो है ना,
वो मेरी फोटो है जी और मैं वाइट टर्बन पहनता हूँ, जी, हमेशा से मैं देखता हूँ, हमेशा से वाइट पहनता हूँ। तो मेरी फोटो उस डिब्बे के ऊपर, चाहे वो छोटी डिब्बी है, चाहे वो 40 रुपए वाला साबुन है, जी और चाहे वो सैकड़ों रुपए वाला जूस है, जी मेरी फोटो प्रिंटेड है। ये ABC या XYZ या कोई MLM या कोई NOP ब्रांड नहीं है, ये जी TS मदान की फोटो है। अगर क्वालिटी गलत होती है जी, तो मेरी फोटो खराब होती है, ठीक बात, जिसको बनाने में मैंने 45 इयर्स लगाए हैं। और वाइट टर्बन है, अगर इसके ऊपर कोई गंद लग गया, कोई मिट्टी गिर गई, रात को धुल दिखेगा, जाएगी, बिल्कुल। मिट्टी धुल जाएगी। पर अगर दाग लग गया ना रेपुटेशन का जी कि इसने क्वालिटी गलत दी है, जी, तो धुल नहीं सकता, नहीं ठीक बात है ना। मैं एक हाँ। इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या होता है जब हम कहीं फ्रेंड सर्कल में हाँ। मिलते हैं, एक ट्रेंड होता है एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। मेरे एक फ्रेंड मुझे मिले, कह रहे आज तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। मैंने कहा यार स्पेशल गिफ्ट तो तुम आए हो, यही सबसे बड़ा स्पेशल गिफ्ट है। उसने मुझे एक पैकेट दिया, कह रहे इसमें वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, यूज करोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा यार ऐसा क्या दे दिया। मैंने खोल के देखा, मैंने कहा अरे TS मदान प्रोडक्ट। अच्छा। कह रहे आप जानते हो। मैंने कहा ये हमारे मेंटोर है यार, हम बचपन से ही नहीं देखते आ रहे हैं, और ही इज माई गुड फ्रेंड ऑल्सो। ओके। तो कहने लगे अच्छा, मतलब मुझे एक बात की खुशी हुई कि मेरा एक फ्रेंड एक प्रोडक्ट को पावरफुल तरीके से रिकमेंड कर रहा है, और है ही है वो ना जी। प्रोडक्ट हमारे और mentor का मेरे जो कंज्यूमर है, मेरा जो कस्टमर है, वो विश्वास भी इसीलिए कर रहा है कि ये सरदार अपनी फोटो खराब नहीं करेगा, क्योंकि मैं ब्रांड चेंज नहीं कर पाऊंगा ना। बिल्कुल ठीक। मैं अपनी फोटो मेरा ब्रांड TS मदान है, मेरी वेबसाइट tsmadan.in है, मेरी प्रोडक्ट का नाम कुछ और नहीं है, जी और ये ब्रांड ही रहेगा हमेशा। ग्रेट, इसको चेंज कैसे करूंगा अगर खराब हो गया तो। ठीक बात तो है। क्वालिटी अच्छी देनी ये मेरा शौक तो है ही, ये मेरा फर्ज भी है, जिम्मेदारी आपका, कर्तव्य भी है। लेकिन ये मेरे लिए मजबूरी भी है। कई बार ऐसा देखा है ना? है कि कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को लेकर आती है, वो फेल हो जाता है, फिर वो कंपनी नया ब्रांड लेके आती है, फिर नया ब्रांड लेके आती है, क्योंकि ब्रांड चेंज कर सकते तो मैं कर ही नहीं सकता ये बात। बट यू आर हाँ, डायरेक्टली यू आर अ ब्रांड। Yes. आप पब्लिक को अपना नाम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यू कांट चेंज दिस थिंग, है ना। मेरे एक डीलर ने बताया मुझे, एक दुकानदार ने, जी। कि कस्टमर उसके पास आया, वो कहता है जो सरदार जी की फोटो वाला मुझे चाहिए। मैं कहा यार ये तो अलग से ब्रांड बन रहा है कि सरदार जी की फोटो वाला चाहिए। मदन साहब, एक बात मैं यहाँ पर अपने व्यूवर्स को हाँ। शेयर करवाना चाहता हूँ आपकी तरफ से। 5 ऐसी बातें, क्योंकि आज बहुत सारे युवा साथी जो बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और शुरुआत करते हैं ना, तो शुरुआत की जो थपेड़े होते हैं ना, उनको हारने पर मजबूर कर देते हैं, या कई बार वो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि यार बिजनेस करना तो हमारे बस की बात नहीं है। तो 5 ऐसी बातें आप जरूर बताएं उन सभी युवा साथियों को जो किसी ना किसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या अगर वो TS मदान साहब के साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहिए। देखिए ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मदान साहब मेरे बहुत अच्छे मेंटोर और बड़े भाई की तरह, मित्र की तरह हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा साथी ना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास कोई अच्छी कंपनी या अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, किस तरह से वो बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, और 5 ऐसी बातें जो युवाओं को फॉलो जरूर करनी चाहिए जब बिजनेस वो शुभारंभ करें और उसको ऊपर तक ले जाएं, और किस तरह से वो आपके साथ जुड़कर TS मदान ब्रांड के साथ जुड़कर बिजनेस कर सकते हैं, ये बात आप जरूर बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है, आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला है, नहीं तो मैं इनके साथ ही बात कर रहा था। बहुत क्लियर है कि बिजनेस उसी चीज का करना जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने यूज नहीं किया, जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो, जिस चीज को जानते नहीं हो, उसको बेच नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं होगी। मान लो आप पानी बेच रहे हो और वो पानी को आपको पता ही नहीं है ये ठंडा है या गर्म है, तो कस्टमर को बेचोगे कैसे? तो जिस चीज को इस्तेमाल करते हो, जो आपका शौक है, जो आपके घर में यूज होती है, उसी का ही बिजनेस करना, ये पहला चीज है। दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस में उबना नहीं है। 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। जब आप बार बार पासा फेंकते हो ना, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही 6 आ जाएगा। पहली बार में हो सकता है 2 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, लेकिन एक दिन 6 जरूर आएगा। और जिस दिन पक्की गारंटी है, जिस दिन 6 आ जाएगा ना, उस दिन आप विनर हो। तो हो सकता है आज आपने छोड़ दिया, आप उब गए, और अगले दिन 6 आना होता। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा, आपने थकना नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, कोई इसका बदलाव नहीं है। अगर आप थक गए कि यार मैं बहुत थका हूं, तो आप फिर उसके बाद बिजनेस से बाहर हो गए। 4th पॉइंट है कि आपने झिझकना नहीं है, क्योंकि व्यापार झिझक करने वाला बंदा व्यापार नहीं कर सकता। अमित जी, जो झिझक रखता है ना, सेल्स को पिच करने में लोग घबराते हैं, पता नहीं लेगा नहीं लेगा, रिजेक्शन तो नहीं कर देगा, तो अधिक से अधिक क्या होगा, रिजेक्ट ही करेगा ना। तो अगर हम नहीं जाते, रिजेक्शन तब भी है। ठीक बात है। अगर मैं जाता हूं किसी के पास, तो चांसेस हैं कि वो चलो 10%
10% मान लेते हैं, 10% चांसेस है, पॉसिबिलिटी है कि वहां करेगा, जी। 90% ना क्या है। अगर घर बैठे हैं तो 100% ना है। जी मदान साहब, मेरा पहली बार जो फ्रेंचाइजी प्रपोजल 64 टाइम रिजेक्ट हुआ था, 65th पर्सन था जिसने मेरी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी। एग्जैक्टली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे काफी ज्यादा नो की Rejections हैं। रिजेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। ये 4 पॉइंट है। पांचवा जो मैं बहुत बड़ा पॉइंट मानता हूं वो है कि जो सक्सेस होती है ना, 2 तरह की है, एक है टेम्परेरी, एक है परमानेंट। जो परमानेंट सक्सेस है ना वो केवल ईमानदारी, एथिक्स एंड लॉयल्टी के साथ ही आती है। जो ओवरनाइट झूठ बोल के अनएथिकल तरीके से जो सक्सेस होती है ना वो फिर टिकती नहीं है। टिकती नहीं है, ठीक तो बात। परमानेंट सक्सेस अगर चाहिए ना आपके और हमारे देखने वालों में, जी तो फिर एथिक्स ना छोड़ना। थोड़ा सा कष्ट मिलेगा, थोड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन जब एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो फिर वो परमानेंट आपके पास रहेगी। जी। एक बात जो मैंने आपसे अपनी बात में रखी थी, आपने नहीं बताई कि किस तरह से टीएस मदान ब्रांड कंपनी के साथ जुड़कर हाँ। लोग उस बिजनेस में आपके पार्टनर बन सकते हैं या आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, साथ में आपकी मेंटोरशिप और गाइडेंस के अंतर्गत हाँ, टीएस मदान ब्रांड को आगे लेकर जा सकते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल बनाया है। मेरी जो वेबसाइट है tsmadan.in, tsmadan.in, ये क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता हूं, मैं हिडन प्रॉफिट्स पे काम नहीं करता हूं, ना ही सिखाता हूं किसी को। मेरी साइट के ऊपर दोनों चीजें हैं जी। रिटेल का प्राइस भी लिखा है और नीचे क्वांटिटी का रिबेट भी लिखा है। ओके। यानी क्वांटिटी का मतलब कि आप बेचने के लिए ले रहे हो, मिनिमम शायद 6 पीस, हर चीज कई जगह पर 12 पीस भी होंगे, तो 10% मिलना है। तो आपने एक पीस खरीदना है तो आप जो रेट प्रिंटेड है, जो एमआरपी है वही आप दोगे तो एक पीस खरीद लोगे। पूरे इंडिया में हम डिलीवरी दे रहे हैं। और अगर आपने बेचने के लिए लेना है तो 6 या जितने वहां लिखे हैं वो क्वांटिटी 10% के ऊपर ले लो। तो उसके लिए कोई आपने अप्लाई नहीं करना, कोई आपने किसी तरह की प्रपोजल नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सीधा वहां से माल खरीदो, बेच लो। अगर आपको माल बेचने में, क्वालिटी में या कुछ समझाने में, अपने कस्टमर को बताने में दिक्कत आती है तो मेरी हेल्पलाइन है, फ्री हेल्पलाइन है और नंबर बड़ा आसान है 9090989892। क्या बात है। 9090989892। वहां पर कॉल करो, बंदे को बताओ जी मेरा कस्टमर कह रहा है कि मेरे घुटने कैसे ठीक होंगे, मेरी हेल्पलाइन बता देगी, आपका माल बिक जाएगा। अब अपना 10% जेब में डालो। ग्रेट। वो मेरी हेल्पलाइन बैठी है। और अगर आपको बिजनेस करने में दिक्कत आती है, कुछ सीखने में दिक्कत आती है, वैसे तो सारी वीडियोस मेरी भी हैं, इनकी भी हैं, जो मर्जी सीख लो। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरी हेल्पलाइन पर ही बोलो कि हमें सेल्स की ट्रेनिंग भी चाहिए आपका माल बेचने के लिए। तो मैं उसके लिए वेबिनार्स, जूम मीटिंग्स एंड बहुत कुछ करता रहता हूं, जितने भी हमारे सेलर्स एंड रीसेलर्स हैं सबके लिए। ग्रेट। तो दोस्तों आज हमने जाना टीएस मदान साहब से कि लाइफ में सक्सेस के क्या प्रिंसिपल हैं, किस तरह से उनको फॉलो करके अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है, और साथ साथ मदान साहब के साथ जुड़कर कैसे आप एक नई बिजनेस में, एक नई इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस, बिजनेस कोचिंग वीडियोस के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में टीएस मदान साहब। थैंक यू जी। हम दोनों मिलकर आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।